स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग थर्ड चैप्टर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, तो उसके टक्कर में दुनिया में कोई भी देश नहीं था। तो इस घटना के बाद अब विश्व को एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। तो हम लोग इस अध्याय में अमेरिकी प्रभेद की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे और इसमें खाड़ी युद्ध से लेकर इराक की घटनाओं को श्रेणीवार अध्ययन करेंगे। और इसमें यह भी अध्ययन करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं को जांच कर के बाद यह देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है। और इस अध्याय के अंत में हम लोग यह भी विचार करेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़े है और क्या अमेरिका वर्चस्व से उभरा जा सकता है। तो पहले हम लोग अब यह जानेंगे कि वर्चस्व है क्या। तो देखिए, वर्चस्व का अर्थ होता है दबदबा। वर्चस्व का अर्थ है दबदबा। दबदबा कैसे? जब कोई ताकतवर देश अपने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दम के अनुसार किसी पर दबदबा बनाने का प्रयास करता है तो वर्चस्व कहलाता है। तो हम लोगों को अमेरिकी वर्चस्व का अध्ययन करना है। तो यहाँ पे यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अमेरिकी वर्चस्व कब दिखा। अमेरिकी अब तक हम लोग ये जान रहे हैं कि अमेरिकी वर्चस्व सोवियत संघ के विघटन के बाद दिखा, लेकिन इसके पहले भी अमेरिकी वर्चस्व है। कैसे बच्चों? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। तो 1945 में अमेरिका ने जापान के दो प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु गिराया। तो वहाँ पर अमेरिकी वर्चस्व मतलब अमेरिका का सैन्य वर्चस्व दिखा। तो वर्चस्व पहले भी था और वर्चस्व मतलब समकालीन विश्व की राजनीति में शीत युद्ध के विघटन, शीत युद्ध के अंत के बाद भी है। तो अमेरिकी वर्चस्व का दर हम लोग कुछ घटनाओं से पढ़ेंगे। तो पहला घटना है प्रथम खाड़ी युद्ध। तो 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया और बहुत तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को बहुत समझाया बुझाया गया कि कुवैत से कब्जा हटा लें, लेकिन इराक ने नहीं माना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। तो बच्चों, यो संयुक्त राष्ट्र संघ जान रहे हैं, तो यह अनुमति देना संयुक्त राष्ट्र संघ नाटकीय ही फैसला था, क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 में हुआ है, अर्थात 45 वर्षों में इतना फैसला नहीं लिया था, ऐसा फैसला नहीं लिया था। तो अमेरिकी जॉर्ज बुश ने इस फैसले पर कहा था कि नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इस युद्ध में मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध में इस 34 देशों की लगभग 6,60,000 सैनिकों ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। तो इस युद्ध में स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था। इसे सारी दुनिया को लाइव दिखाया गया। जैसे बच्चों आप लोग मैच देखते हैं, मैच आता है, आप लोग आनंद उठाते हैं, लाइव देखते हैं, इसी तरह दिखाया गया था। और भी इसमें मिली जुले सेना में 75% जो सैनिक थे अमेरिका के ही थे। तो अब बच्चों हम लोग इस घटना को अध्ययन करने के बाद यही समझेंगे कि इसमें अमेरिकी वर्चस्व देख रहा है। जैसे इसमें जो सैनिक थे लगभग 75% अमेरिका के थे और ये अमेरिका की अगुवाई में लड़ा गया था। तो इस तरह के देखा जाए कि यहाँ पर बाकी सैन्य देश क्षमता मामले में अमेरिका सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो हम लोगों को पहला जो ऑपरेशन पढ़ा, प्रथम खाड़ी युद्ध के जो अभियान का जो प्रथम ऑपरेशन था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। हम लोग प्रमुख रूप से इस अध्याय में 4 प्रमुख ऑपरेशन का अध्ययन करेंगे। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो अब उस समय क्लिंटन का दौर। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जब ये इराक का युद्ध हुआ था, तो
तो उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे। तो जब 1900 खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में राष्ट्रपति का चुनाव जॉर्ज बुश हार गए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिल क्लिंटन चुनाव जीते। तो 1992 से 96, फिर दूसरे कार्यकाल में 96 से 2000 सन 2000 तक बिल क्लिंटन राष्ट्रपति रहे। तो बिल क्लिंटन जो विदेश नीति थी, विदेश नीति, सैन्य नीति और सुरक्षा जैसे मुद्दों की जगह व्यापार, लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया। जैसे जॉर्ज बुश ने विदेशी मामलों में ध्यान दिया, लेकिन उसके विपरीत क्लिंटन ने अपने घरेलू मामलों तक ही सीमित कर दिया। अब हम लोग दूसरा ऑपरेशन पढ़ना है, इनफाइनाइट रीच। तो इनफाइनाइट रीच क्यों चलाया गया? तो क्लिंटन के दौर में अमेरिकी दूतावास नैरोबी केन्या और दार एस सलाम तंजानिया में बमबारी आतंकवादियों द्वारा किया गया, जिसकी जिम्मेदारी अलकायदा ने लिया। इस घटना के जवाब में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। इस बार यूएनओ से अनुमति नहीं मिली थी, जैसे कि खाड़ी युद्ध में मिला था, लेकिन इस बार नहीं मिला था। अमेरिका ने इस कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका ने बेकसूर जनता पर भी निशाना बनाया, जिसका आतंकवाद से भी लेना देना नहीं था। तो इन दो प्रमुख ऑपरेशन, पहले ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जो था, उसमें उन्होंने अनुमति दी थी, लेकिन इनफाइनाइट रीच जो ऑपरेशन था उसमें उन्होंने अनुमति नहीं दी थी। अब हम लोग तीसरी प्रमुख घटना पढ़ेंगे, 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। 11 सितंबर 2001 अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका के महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। पहला विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर पर गिराया, दूसरा विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर पर, तीसरा विमान पेंटागन रक्षा विभाग के इमारत पर, और चौथा विमान अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। अमेरिकी कांग्रेस अर्थात जैसे हमारे यहाँ संघीय व्यवस्थापका को संसद का संसदीय भवन दिल्ली है, उसी तरह से अमेरिकी व्यवस्थापका को कांग्रेस कहा जाता है। तो चौथा विमान अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन यह पेंसिल्वेनिया के क्षेत्र में गिर गया। तो इस तरह से आतंकवादियों ने 4 प्रमुख विमानों को गिराया। तो इस घटना को 9/11 कहा जाता है। तो बच्चों, यह घटना जो है 11 सितंबर की है, लेकिन इसको 9/11 क्यों कहा जाता है? तो अमेरिका में महीने की तारीख से पहले लिखने का चलन है। जैसे ये 11 सितंबर की घटना है, तो पहले 9 लिखा जाएगा, तब 11 लिखा जाएगा। तो इसलिए इस घटना को 9/11 कहा जाता है। लेकिन भारत में क्या है, पहले तारीख लिखा जाता है, तब महीना लिखा जाता है। तो इस घटना में इमारतों के ध्वस्त होने के साथ साथ 3000 लोग मारे भी गए। इस घटना के समय तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो रिपब्लिकन पार्टी के थे, ने क्लिंटन के विपरीत अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया। उसने जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया, जो तीसरा प्रमुख ऑपरेशन है, ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम। ये कौन चलाया? जो आतंकवादियों ने इनके प्रमुख भवनों पर जो 2 ध्वस्त किया था, इसके विरुद्ध चलाया। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया, क्योंकि इस घटना की जिम्मेदारी अलकायदा ने लिया। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों के खुफिया जेल ठिकानों पर रखा गया। क्यूबा के निकट एक ठिकाना ग्वांतानामो में भी कुछ कैदियों को रखा गया। इन जगहों पर रखे गए कैदियों को
न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सुरक्षा थी, न अमेरिकी कानून की। तो यूएन के प्रतिनिधियों तक को बंदियों से अनुमति मिलने की नहीं दी गई। तो बच्चों इस तरीके से देखिए, जो तीसरी घटना में भी अमेरिकी वर्चस्व दिखता है, क्योंकि अमेरिका ने उन अलकायदा ठिकानों पर विभिन्न मतलब ऊपर निशाना भी बनाया, जहाँ जहाँ उसको सख्त हमारे से गिरफ्तार किया, खुफिया जेल में रखा, और जो भी यूएन के प्रतिनिधि थे उनको भी मिलने की अनुमति नहीं दी। चौथी घटना, अब जो हम लोग चौथी घटना पढ़ना है, इराक पर आक्रमण। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पर सैन्य हमला किया। तो जो चौथा ऑपरेशन है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका के अगुवाई वाले इस गुट में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। यूएन ने इस हमले की भी अनुमति नहीं दी थी। अमेरिका ने कहा कि इराक खतरनाक जनसंहार के हथियार बना रहा है और इसे रोकने के लिए हमला किए हैं, जबकि यूएन ने अनुमति नहीं दिया था। तो बच्चों इसमें अमेरिका को कुछ हित छिपा था, कुछ उसकी लालच छिपी थी, लेकिन इराक ने इस तरह के हथियारों को मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं मिला, मगर अमेरिका की नीयत कुछ और ही थी, इसका उद्देश्य कुछ और था। इराक के तेल भंडार और संसाधनों पर कब्जा करना था, इराक में अपनी पसंद की सरकार बनाना था जिसमें आसानी से तेल प्राप्त कर सकें। तो बच्चों इराक पर हमले से अमेरिकी कमजोरी नजर आई, क्योंकि वहाँ अपने कब्जे वाली जगह पर न कानून व्यवस्था स्थापित कर पाया, न वहाँ शांति स्थापित कर पाया, बल्कि इस युद्ध में लगभग उसके 3000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए और लगभग वहाँ के 50,000 नागरिक मारे गए। तो वहाँ की जनता ने विरोध किया, कानून व्यवस्था भी नहीं बना पाया। इससे यही सिद्ध होता है कि ताकत से जीत लेना आसान है मगर मनवाना कठिन है। तो बच्चों आप लोग जल्दी हाल में रामायण देखे होंगे कि रावण ने सीता का हरण किया, लेकिन सीता को मना नहीं पाया और उसका खामियाजा हुआ उसका अंत। तो बच्चों आज का यही क्लास यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।